जो 69 बीपीएससी एग्जाम होना है अभी, तो उसका पेपर निकाला गया है। इसका मैं पहला पेपर करा रहा हूँ यहाँ, राइट। आस्था आईएएस का भी मैं पहला पेपर यहाँ पर करा चुका हूँ, और जो डेस्टिनेशन आईएएस है उसका भी मैं यहाँ पर 3 से 4 पेपर उसको करा चुका हूँ। तो करीब आपसे 5 से 6 पेपर यहाँ पर हो जाएंगे इसके जो बीपीएससी का, ठीक है। तो हर कोचिंग का मैं यहाँ पे जितना पेपर मिलता रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराता रहूँ, कितना क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला टेस्ट है इसका, तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर रहेगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं, पूरा हर सब्जेक्ट वाइज पेपर यहाँ पे निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, नर्मदा घाटी की प्राचीन जलाश्रय घाटी में प्राचीन जलाश्रय मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो पहली बात यहाँ पर बोल रहा है, नर्मदा जो प्रायद्वीप भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नर्मदा का उद्गम हमारा क्या है, अमरकंटक के पठार से हुआ है, ये अरब सागर में गिरती है। पहला बात है यहाँ पर क्या बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात क्या बोला, नर्मदा घाटी प्राचीन शैलाश्रय मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, जो आवास स्थल के नाम से जाने जाने कुछ जो स्थल हैं वे स्थान यहाँ पर होते हैं जहाँ लोग रहते हैं इसमें, ठीक है। इसमें गुफाएं और शैलाश्रय भी शामिल होते हैं। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि वे बारिश गर्मी है ना, ये सब चीज़ों से क्या आराम मिलता था, ठीक है। विंध्य और दक्कन के पठार में प्राकृतिक गुफाएं और शैलाश्रय पाए जाते हैं। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के निकट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नर्मदा घाटी में नहीं पाए जाते हैं लेकिन नर्मदा घाटी के निकट है। तो आपका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक इसका करेक्ट होगा, ए इसका आंसर होगा। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। नर्मदा घाटी प्राचीन शैलाश्रय मिलते हैं, ठीक है। नर्मदा घाटी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, उसका वही आंसर होगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। प्राचीन भारत में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था, इसलिए इसे काले सोने के रूप में जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं नाविकों के जो समुद्र उसको पार करने में प्रमुख बाधा थी, ठीक है। तीसरा क्या है, दक्षिण भारत की काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर था, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं स्टेटमेंट हमारा क्या होगा। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही उत्तर होगा, चयन करना है आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर पहली बात बोल रहा है काली मिर्च रोमन साम्राज्य, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट पहला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, काली मिर्च को विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में होता था। इतना मत दिया है कि काले सोने के रूप में इसे जाना जाता है, इसलिए व्यापारी इन सामानों को क्या है, कई को रोम में जहाज़ों से समुद्र पार करने आता था, उसके भूमि में ले आते थे इसको, ठीक है। काफ़ी व्यापार उसका होता था, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत से रोमन सोने के सिक्के मिले हैं यहाँ, ठीक है, रोमन के सोने के सिक्के मिले हैं, राइट। अगला क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट में, व्यापारी जो कई यहाँ पर समुद्री मार्गों की खोज की, इसमें से कुछ तटों ने अनुसरण किया। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी के पास कुछ लोग थे जहाँ नाविकों ने समुद्री की ओर से तेजी से यहाँ पार करने के लिए मानसूनी हवाओं का लाभ उठाया, ठीक है। तो क्या होगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं नाविकों को पार करने में बाधा बनाती थी, बाधा थी, ये गलत है, ठीक है। वो पार करते थे सही से, कोई बाधा नहीं थी यहाँ। दक्षिण भारत में काली मिर्च के लेके प्रसिद्ध करते, ये भी आपका गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का आपका ए होगा आंसर यहाँ, ठीक है। केवल एक सी, ठीक है, केवल एक यहाँ पर होगा सी, केवल 1, ठीक है, बाकी 2 यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। देखो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर गलत बोल दे रहा हूँ, मैं आपको लेकिन जो डिस्कशन वो आपको बिल्कुल करेक्ट करा रहा हूँ। ये दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि गलत है, आपको एक्सप्लेनेशन में कर चुका हूँ। पहली बातें बताई सही है, तो आप पहले देख सकते हैं कहाँ पर है। तो मुझे लगा कि इसमें ए में है, तो मैं ध्यान नहीं दिया, तो सी इसका होगा, ठीक है। जो मैं बताता चलता हूँ ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगा जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल से गड्ढा निवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। प्राचीन काल से किस स्थल से गड्ढा निवास के यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं, तो ये कहाँ से मिले हुए हैं, बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम से मिले हुए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे पूरा तत्व थे उसमें कुछ स्थलों पर झोपड़ियाँ या घर के निशान भी मिले थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका जो बुर्ज होम है वर्तमान में कहाँ पर है आपका, ऐसा पूछ सकता है, जो आपको वर्तमान में कश्मीर में है, राइट। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन दिए गए कारण के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है आपका, मेहरगढ़ शव, मेहरगढ़ के शवों को कुछ जानवरों द्वारा संपत्ति के पश्चात दफनाया गया था। कारण क्या है, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप होता है, जीवन का भी कोई रूप होता है। इसमें से चयन करना है आपको, क्या सही बात है यहाँ, ठीक है। देखो ये बात यहाँ पर आपकी करेक्ट है, क्योंकि कथन जो है आपका और कारण दोनों यहाँ पर सही बोल रहा है, राइट, तथा इसकी व्याख्या भी कर रहा है दोनों, तो यहाँ पर क्या दोनों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आपका यहाँ पर जो इसमें बोला गया है, जब लोग मरते थे तो उसके रिश्तेदार या दोस्त आमतौर पर उसके सम्मान करते थे उनका, ठीक है। लोग उनकी देखभाल करते थे, शायद इसी विश्वास में लोग इस साथ में से कुछ व्यवस्था कर देते थे जिससे कि यहाँ संपत्ति को कुछ रख देते थे वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5वें का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों बात सही है। छठा नंबर देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है, बुद्ध के जीवन से इनमें से कौन सा स्थान जुड़ा है, तो आपका जुड़ा है यहाँ पर बोध गया,
ठीक है, सारनाथ और आपका कुशीनारा। वल्लभी जो है आपका ये बुद्ध से नहीं जुड़ा, वल्लभी बुद्ध द्वारा देखे गए क्षेत्रों के बाहर स्थित है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा। 1 2 4 आपका आंसर होगा, 1 2 4 आपका है बी में। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपका गंगा नदी के दक्षिण में सोन के किनारे नदी पर, ठीक है। तो क्या है, गंगा नदी के दक्षिण में सोन नदी के किनारे। तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है, तो हमारा 7वें का डी हो जाएगा। अगला क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन, शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चित्र भीमबेटका में देखे जा सकते हैं, छवियां सटीकता के साथ खींची गई हैं, देवी देवताओं के चित्र मिल सकते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, सही उत्तर आपका होगा, ठीक है। तो 8वां यहाँ पर देखते हैं। देखो पहला बात क्या बोल रहा है, ये चित्र भीमबेटका में देखा है, बिल्कुल सही है। छवियां सटीकता के साथ खींची गई, ये भी सही है आपका, ठीक है। देवी देवताओं के चित्र भी मिल सकते हैं, जो क्या था यहाँ पर, ये गलत है, राइट। जिनको फॉर्म प्रारंभिक लोग रहते थे उनमें कई जो दीवार थे उनमें चित्र बने हुए थे, ठीक है। उनके बेहतरीन उदाहरण थे जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिण है ना, और दक्षिण के उत्तर प्रदेश आपका, वहाँ पर इन क्षेत्रों में जंगली जानवर या बड़ी मतलब जंगली जानवरों को बड़ी सटीकता के साथ यहाँ पर इसमें चित्रित किया गया था इनको, राइट। इसमें भगवान की देवी की छवियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 कटेगा, 3 कटेगा, तो 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। 8वें का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो इसका है, ये एग्जाम की जो पेपर है इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेम जो IAS है इसका, प्राम IAS, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हूँ 3-4 पेपर, तो उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे इसका लगा, इस पेपर का ही, राइट। आस्था इसका भी इतना कुछ अच्छा पेपर नहीं जितना क्वेश्चन पेपर इसका अच्छा है, राइट। जो क्वेश्चन का बहुत फ्रेम बहुत अच्छा से किया उन लोगों ने। अगला देखते हैं 9वां नंबर, गांधार शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका संबंध अशोक से है, ठीक है। ये आरामी और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा गया है, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा, दोनों बातें क्या है, दोनों बातें क्या है, सही बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है। दोनों बातें यहाँ सही है। तो जो आपका कंधार द्विभाषी राव शिलालेख था, इसको आपका ग्रीक और अरमाइक में एक प्रसिद्ध जो द्विभाषी शिलालेख है उसमें आंसर ये अशोक द्वारा क्या है 260 ईस्वी पूर्व इसके आसपास इसको घोषित किया गया था, या उसके पत्थरों में निखारा गया था। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित कथनों में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को शुरुआती स्थानों के चरवाह के साक्ष्य मिले हैं इसमें, ठीक है। तो कहाँ मिले, पयमपल्ली, हलूर, मेहरहर, गुफकराल, आपका भूरझोम। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हैं, इन सभी जगह क्या है मिले। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, 9 पाषाण स्थल है ये, ठीक है। ये पूरे उपमहाद्वीप पे पाए जाते हैं, जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम में, वर्तमान कश्मीर और यहाँ पर कुछ यहाँ पर पूर्व दक्षिण भारत में स्थित है। तो हमारा क्या होगा, 10वें का डी, सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा, सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं देख लेते हैं। यह गुजरात के माही नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। यह डॉकयार्ड था, ठीक है। ये इस नगर का भंडार था। इस इमारत जो यहाँ पर मिलती है इसमें शायद मन के जो बनाने की कार्यशाला थी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है 11वें का, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो लोथल जो शहर है आपको गुजरात जो साबरमती की एक सहायक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो क्या है आपका ये माही नदी नहीं होगा, एक गलत हो गया, बाकी आपका सब सही है। 12 नंबर देखते हैं, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं पूछा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो लोग वाद में मर गए थे या सबों के मृत्यु को छिद्र के माध्यम से कब्र में गलाया गया था, ठीक है। तो क्या है, कथन ए यहाँ पर सही है, क्योंकि उन लोगों को ये पता चला कि जो हमारे दफनाए के लोग थे उनके बीच स्थिति में कुछ अंतर था, ठीक है। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, है ना, कुछ प्रमुख अनुयायी थे उनके, राइट। ये भी हो सकता है। कथन भी क्या था इसमें, ये था कि कुछ लोग यहाँ पर क्या गोमालित से थे, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी, राइट। जो लोग बाद में मर गए थे उनके सबों को मृत्यु छिद्र के माध्यम से कब्र में लाया गया था, डी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में पुरातत्व स्थल को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है 30 नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं यहाँ पर देखो पहला क्या होगा, चिरंद, ठीक है। क्या होगा, चिरंद, मेहरगढ़, बुर्जहोम। तो आपका 3 to 1 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कर रहे हैं। बुद्ध चरित्र की रचना विथागदत्त ने की थी, पहला स्टेटमेंट है।
दूसरा है बौद्ध धर्म के नए रूप को महायान के बौद्ध धर्म के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। और महायान बौद्ध धर्म बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। ठीक है, तो 14 का यहाँ देख लेते हैं आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर दूसरी और तीसरी बातें करेक्ट है। जो पहली बात है कालीबंगा और लोथल में जो पहली बात है यहाँ पर पुरुषचरित की रचना विशाख दत्त ने की थी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या होगा, इसका गलत होगा, 2 3 यहाँ पर सही होंगे इसका, तो बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल में अग्नि देवी थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों के विस्तृत भंडार गृह थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो क्या है, दोनों बातें यहाँ पर क्या है सही हैं, क्योंकि जो कालीबंगा और लोथल जैसे शहर में अग्नि देवियाँ थी, यहाँ बलि दी जाती थी, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में जैसे शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है सही हैं। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। सोलह नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है, कौन सा इसमें से सही है। इसमें ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल है। ठीक है, ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल है। दूसरा क्या है, अशोक की धम्म की मुख्य विशेषताओं में से एक युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें ये ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल है, ये गलत है। ठीक है, अशोक के धम्म में किसी देवता या पूजा या करना शामिल नहीं था इसमें, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला गलत हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, उसका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे रहा है। वह बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित थे, अतः कथन लिख हमारा यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमारे यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 वर्ष के उपयोग में थे आहत सिक्के कहलाते थे। डिजाइनों के सोने सिक्के टीन धातु के उकेरा जाता था, उस नीचे उकेरा, तो उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इसका सही है 17 का। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो धन को सिक्के जो संदर्भ में पाए जाए, इनके जो हमारे पुरातत्व थे उनको इस अवधि में 6ठी और दूसरी शताब्दी से पूरी यहाँ पर क्या है इससे संबंधित जहाँ हजारों सिक्के मिले। ठीक है, सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 वर्ष चलन में थे वे आहत सिक्के थे, राइट। तो आपका ये पहला तो स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उन्हें यह नाम से इसलिए दिया गया था क्योंकि इन डिजाइनों को धातु चांदी या तांबे पर अंकित किया गया था, है ना। किसमें किया गया था, धातु चांदी या तांबे पर अंकित किया गया था। ठीक है, यह अनियमित आकार था तथा उन पर जानवरों और पौधों का प्रतीक था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोने टिन में नहीं था, आपका क्या था यहाँ पर, ये थे आपके जो सोने, सॉरी देख लेते हैं एक बार, चांदी या तांबे पर अंकित किया गया था। ठीक है, सोने टिन नहीं है, चांदी तांबा है, राइट। अगला क्या 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दक्षिण भारत का पूरा पाषाण स्थल है। दक्षिण भारत का पूरा पाषाण स्थल इसमें से कौन सा है 18 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, देखो केवल एक आपका होगा पर हुनसगी। ठीक है, जो आपका दाउजली है हैंडिंग असम के पास दीमा के कुछ जिले वहाँ पर स्थित नौपाषाण स्थित है। ठीक है, हुसनसागी आपका भारत के कर्नाटक में, तो दक्षिण राज्य में, राइट। और अगला क्या है, अगला है आपका कुरनूल, नेक्स्ट है आपका कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश तथा नौपाषाण स्थल यहाँ पे भी है। और जो आपका पेमपल्ली है दक्षिण भारत में एक नौपाषाण स्थल भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका 18 का आपका आंसर हो जाएगा 18A, ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 18A मतलब 2 ओनली। 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन दिया है, प्राचीन इतिहास में देश के उत्तरी भाग में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राम प्रधान को गृहपति एक वंशानुगत पद द्वारा जाना जाता था। मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को ग्राम भोजक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। उसमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है 19वें में। ठीक है, तो डी देखते हैं, इसमें दोनों बातें गलत हैं क्योंकि देश की जो उत्तरी भाग है उसमें ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक के रूप से जाना जाता था। ठीक है, आमतौर पर एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ी एक इस पद पर बने रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पद वंशानुगत बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो मतलब एक ही परिवार से आगे बढ़ने वाले। ग्राम भोजक अक्सर बड़े परिवार जमींदार होता था। आमतौर पर उसके पास जमीन और खेती करने के लिए दास से मजदूरों पर काम कर रखा जाता था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दोनों बातें गलत हैं, डी इसका आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में जनपदों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। जनपदों में लोग चावल, गेहूं, जौ, धान जैसी फसलें उगाते थे।
विशेष प्रकार के जो आपके मृदभांड थे यहाँ मिले हैं, जिन्हें काले और धूसर मृदभांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमको देखना है इसमें कौन सा हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, जो बड़े बड़े यहाँ पे यज्ञ करने वाले राजा थे, जनपद थे, उनको क्या है, उन जनपदों को राजा माना जाता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था, वह भूमि या जन से जहाँ अपना पैर रखते थे वो, ठीक है, वो बस गए, जहाँ अपना पैर रखते थे वहीं बस जाते थे, इसका अर्थ यही होता था जनपद का। ठीक है, तो पुरातत्व इन्होंने बताया कि हमारे जो इन जनपद हैं उनमें कई बस्तियाँ खुदाई की हैं, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास आपका जो अंतर्जी खेड़ा है वहाँ। ठीक है, आखिरी दो उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पर है। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि लोग जो बढ़िया में रहते थे और मवेशी भी रखते थे यहाँ ये। ठीक है, अन्य जानवरों में के रूप में उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के फसलें भी उगाई, चावल, गेहूँ, जौ, दालें, तिल, गन्ना, ठीक है, ये सब उगाए, और सरसों। महाजनपदों के समय में धान उगाना प्रारंभ हुआ था, इसलिए कथन एक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, अगला क्या है, विशेष प्रकार के मृदभांड ये भी थे। देखो, जनपदों में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इस प्रकार के कुछ यहाँ पर भूरे रंग के थे, ठीक है, कुछ लाल रंग के थे, ये बनाए गए। इस प्रकार के मृदभांड को चित्रित दूसरे मृदभांड के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा नाम से स्पष्ट है कि वे इन ग्रे बर्तनों में से चित्रित डिजाइन करते थे, आमतौर पर सरल रेखाएं और यहाँ पर ज्यामिति पैटर्न पर आधारित थे। तो हमारा क्या होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। 21वां देखते हैं, ऋग्वेद के संबंध में विचार करना। ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय सुनाया या सुना जाता था। ठीक है, तो 21 में हमारा क्या होगा, 21 में हमारा पहली बात गलत है। ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो भजनों की रचना ऋषियों ने की थी यहाँ पर। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। तो 2, 3, 4 सही है आपका, 2, 3, 4 आपका हो जाएगा बी में, 21 का बी। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। प्राचीन रोम के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ी जो है मैच करना है इनको। एम्फी थिएटर, पानी की आपूर्ति के लिए चैनल, और आपका एकार्डस्टस था आपका सीटों की स्तरों को घिरे हुए जो एरिनॉक्स है वो। ठीक है, मैं बताना कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो 22वें का हमारा आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि देखो आपका रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। ठीक है, और गंगा घाटी के शहरों के रूप में लगभग उसी समय विकसित हुआ था ये। राइट, तो रोम सबसे बड़े साम्राज्य में एक राजधानी था जो पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका या आपका पश्चिम एशिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या है, 22वां का डी यहाँ से आंसर होगा। दोनों बातें गलत हैं। 23वां नंबर देखते हैं। प्राचीन काल में निर्मित स्तूपों को संदर्भ निम्नलिखित को विचार करना है। स्तूपों के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया जाता था। दूसरा क्या है, इन स्तूप पर केवल राजाओं, रानियों के नाम जिन्होंने निर्माण के लिए धन दिया था उनका यहाँ पर दिया जाता था। तो देखते हैं हमारा जो 23 क्वेश्चन होता है इसका क्या आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों बातें यहाँ पर भी आपकी गलत हैं। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। दोनों बातें गलत है, क्यों, क्योंकि आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये एक महंगा मामला था, मतलब महंगा थोड़ा वो था डिसीजन वो। ठीक है, ये सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता पत्थर को ढूंढना, उत्खनन करना या उसको स्थान पर ले जाना होता था, जिसे अक्सर नए भवन के सावधानीपूर्वक चुना जाता था। तो पहली बात गलत हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अगला क्या होगा, सजावट के लिए भुगतान करने वाले जो अन्य व्यापारी थे उसमें किसान, माला बनाने का इत्र थे वो। ठीक है, जो लोहार थे, सैकड़ों पुरुष थे, महिलाएं थे, जो केवल उनके नाम पर नाम के नाम पर यहाँ पर जाने जाते थे, जो खंभों में रेलिंग या दीवारों पर खुदे होते थे। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या गलत हैं। 24 नंबर देखते हैं। महाकाव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करना है। महाकाव्य हैं उसके बारे में आपको कथन को विचार करना है। देखते हैं, तेलुगु महाकाव्य आपका जो शिलप्पदिकारम रचना है एकंगलो नामक कवि ने की थी। दूसरा क्या है, तमिल महाकाव्य मेड़क मेलक मडी में कलई रचना समांतर ने की थी। ठीक है, तो सत्यनारायण ने की थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा आपका सही है यहाँ पर। राइट, तो इसको देख लेते हैं। हमारा जो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है इसमें ओनली केवल सी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, केवल 2, दूसरी बातें केवल है। तमिल महाकाव्य जो आपका मडी में कलई था की रचना सत्यनारायण ने की थी। ठीक है, सत्यनारायण ने की थी, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तेलुगु महाकाव्य शिलापदिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध कार जो महाकाव्य थे शिलप्पा दिकारम। ठीक है, इनकी रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व इलंगो नामक एक कवि ने की थी। ठीक है, किसने की थी, इलंगो नामक एक कवि ने की थी। ये कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था तथा अपनी पत्नी जो कन्नड़ी थी उसकी उपेक्षा करते हुए माधवी नाम की एक वैश्या से प्यार करता था। उसी टाइम में क्या था यहाँ से इसकी रचना की। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। प्राचीन स्थल यहाँ संस्कृति हैं जो क्या क्या है बताना है आपको। आदमगढ़ कहाँ से मैच करते हैं, कौन सा, इसको बताना है आपको 25 नंबर में। देखो 25 में आपको हो जाएगा, पहला जो है आदमगढ़ गलत है, दूसरा और तीसरा आपका मैच कर रहा है। ठीक है, बुरझोन हड़प्पा संस्कृति ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, पहले जो वीडियो बनाया मैंने। आदमगढ़ जो आपका है संस्कृति, आदमगढ़ मध्य पताल काल का संस्कृति जो प्रसिद्ध स्थल है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है आदमगढ़। ठीक है, इसमें पशुपालक के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहाँ पर। राइट, तो हमारा क्या होगा 25वीं का आपका आ जाएगा 2, 3 सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी 25 सी 2 3 इसमें 2 जगह दिए हैं, इसमें भी 2 3 दिया है, इसमें भी 2 3 दिया है। यहाँ पे इसका ए आंसर होगा, यहाँ पर 1 2 3 शायद होगा, ऐसा कुछ होगा। इसका ए आंसर होगा 25 का, ठीक है 2 3। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथ के बारे में सही है, ठीक है। जो माइक्रोलिथ है इसके बारे में कौन सा सही है। मेसोलिथ युग का उपकरण था ये, ठीक है। और ये क्या था, नौपाषाण युग का था, पूरा पाषाण का था, या धौलावीरा से मिला उपकरण था। तो हमारा क्या होगा आंसर इसका, मेसोलिथिक युग का उपकरण ये था, ए। 27 निम्नलिखित कदम विचार करना है, पल्लव कसना डेल्टा चारों ओर फैले हुए थे, चालुक्य कावेरी डेल्टा के आसपास से केंद्रित थे। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों बात गलत है। देखो इस अवधि के दौरान पल्लव जो चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक राजवंश है, ठीक है। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के जो क्षेत्र थे कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, ये तो कथन हमारा एक गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो हमारे चालुक्य था उनका केंद्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब के आसपास था। तो दोनों बात यहाँ पर क्या गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला है आपका अरिकामेडू के बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है, क्या है अरिकामेडू, ठीक है। देखो अरिकामेडू आपका 2200 से 1900 साल पहले के बीच की जो हमारी अरिकामेडू 2200 और 1900 साल के बीच पहले अरिकामेडू एक तटीय बस्ती थी जहाँ जहाज जो थे दूर देशों के सामान उतारते थे, ठीक है। तो क्या है, एक धार्मिक स्थल था, गलत है। ये पांडिचेरी में स्थित था, ये पांडिचेरी की साइड पर एक विशाल जो ईंट संरचना थी वो गोदाम हो सकती थी, ठीक है। तो हमारा बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, मतलब 2 करेक्ट होगा तो 2 आपका बी में ही होगा। अगला देखते हैं 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा क्या है, विश्व के इतिहास में अशोक में एकमात्र ऐसा राजा था जिसे युद्ध के जीतने के बाद विजय प्राप्त करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो 29 में क्या होगा, देखो 29 में हमारा केवल 2 बात करेक्ट है, सेकंड बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है, क्योंकि जो अशोक एक अद्वितीय शासक था जिसने प्रसिद्ध मौर्य शासक था, वह पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, ठीक है। अशोक अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाली भाषा में, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट होगा, ये आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महापाषाण कालीन जो कब्रगाह थी उसमें लोहे के औजारों और हथियारों में से कुछ सबसे बड़े संग्रह पाए जाते थे। दूसरा है, लोहे के प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर इसमें करेक्ट पूछा है 30 नंबर में, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 और 2 दोनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट हैं, ठीक है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। महापाषाणकालीन कब्रगाह में लोहे के जो औजार थे उसमें हथियारों के कुछ बड़े संग्रह मिले थे, तो हमारा कहता है सही है। और यहाँ पे दोनों दूसरी बात भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को। उत्तर वैदिक काल में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। जो लोग वर्ण की व्यवस्था करते स्वीकार नहीं करते थे उन्हें कुछ राजाओं द्वारा पुजारी श्रेष्ठ माना जाता था। तो 31 देखते हैं, 31 में क्या है, ए और 2 दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों बात करेक्ट हैं। 32, प्राचीन भारत की आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी पुरुषों की अपेक्षा की जाती थी तथा वे सादा जीवन व्यतीत करते थे और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वेदों का अध्ययन करें जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। सेकंड है, वन में रहकर ध्यान करने की अवस्था को सन्यासी कहा जाता था। इसमें से बोलना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। 32 यहाँ पे देखते हैं 32 में हमारा क्या होगा स्टेटमेंट। 32 में आपका दोनों बात गलत है। सभी पुरुषों से नहीं बल्कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी, ठीक है, ये गलत होगा। वन में रहकर ध्यान करने की आवश्यकता सन्यासी कहा था, तो ये भी क्या गलत है, क्योंकि जो जंगल में रहने के बाद ध्यान केंद्रित जीवन से चरण को वानप्रस्थ कहा जाता, ठीक है। अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना पड़ा था। तो यहाँ के दोनों बातें गलत है, तो बी इसका आंसर होगा। यहाँ 33 क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। गार्गी, सत्यकाम जबला और पाडनी, ठीक है, मैच करते हैं इसको, देखते हैं 33 में क्या है। देखो इसका आंसर डी होगा, ए का 2, ठीक है, डी होगा, ए का 1 का ए, ठीक है, और 2 का बी, सी का 3, 2 का बी, सी का 3, तो तीनों बातें क्या सही मैच कर रही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। चूना पत्थर के उपकरण किस स्थल पर स्थापित किए गए थे। चूना पत्थर के उपकरण थे किस स्थल पर स्थापित किए गए थे, ये किए गए हुस्गी, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हुस्गी। 35वां नंबर, दाउजली, ठीक है, दाउजली हैंडिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दाउजली हैंडिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ
जेडाइट पत्थर का प्रयोग प्रमाण मिलते हैं। नीचे दिए गए कुछ कूट कथन का यहाँ पर चयन करना है और यहाँ पर आंसर आपका बताना है। ठीक है, 35 का देख लेते हैं। यहाँ पर ओनली केवल 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ जेडाइट जो पत्थर है उसका प्रयोग के प्रमाण यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, और ये देखो जो आपका दाउजली हैंडिंग जो आपको ब्रह्मपुत्र घाटी के पास पहाड़ियों पर एक स्थल है जो चीन और म्यांमार को साथ जो ले जाने वाली मार्ग उसके बीच यहाँ पर करीब दिखाता है इसको। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। हंडिंग नदी नहीं होगा, यहाँ हंडिंग नदी नहीं, हंडिंग गंगा नदी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत है। ओनली डू मतलब 35 का डी। अगला है 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में सही है। ये एक नौपाषाण स्थल है। मेहरगढ़ वर्तमान भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और यह बोलन दर्रे के पास स्थित है। इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरी का पालन किया गया था। तो बताना 36 में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो देखो 1 2 3 4 चारों बात यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है चारों। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के जो निशान पाए गए हैं उसमें बुर्ज होम के स्थल ऐसे सच के संदर्भ में निम्नलिखित करना विचार करना है। बुर्ज होम में लोगों के गड्ढे घर बनाकर जिन्हें जमीन पर खोदा जाता था, उनमें सीढ़ियाँ थी। ठीक है, जो आपका पुरातत्वविदों हैं उनमें झोपड़ियाँ के अंदर बाहर खाना पकाने के चूल्हे मिलते थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो मैं अगर आप थोड़ा सा जो अभ्यास का पेपर करा रहा हूँ मैं, आज तीसरा मैंने अभ्यास कराया, वहाँ जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बता चुका हूँ 37 का। ठीक है, वहाँ पे सेम क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया हुआ था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। राइट, तो हमारा यहाँ पर जो 37 का आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्योंकि देखो जो आपका पुरातत्वविदों कुछ स्थल है उसमें झोपड़ियों के घरों के निशान मिले। उदाहरण के लिए बुर्ज होम वर्तमान में जो आपका कश्मीर में लोगों ने गड्ढे में घर बना जिसमें जमीन को खोदा गया था, जिसमें सीढ़ियाँ थी। ये ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान करते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर से बाहर से खाना पकाने चूल्हे के भी साथ मिले जो इन्हें बताते हैं कि मौसम के आधार पर लोगों के घर के अंदर खाना बना सकते थे। राइट, तो देखो यहाँ पर पूछ रहे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2, कोई सही नहीं है। मतलब ये क्या बोला है, ये स्टेटमेंट आपका देखो दोनों बातें यहाँ पर सही है। राइट, क्या है, दोनों बातें आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। 2 मैंने स्टेटमेंट आपको बताया। ठीक है, कौन सा इसमें से सही नहीं पूछा है। इसमें से अगर एक गलत होता तो बोलता ये सही नहीं है, ये गलत होता तो ये सही नहीं है। तो क्या है, इनमें से सभी सही हैं, सभी सही हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर होएगा, इसका आंसर ए तो होगा, ये तो करेक्ट है। इनमें से ना तो 1 और ना ही 2, तो आपका ये दोनों बात सही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ना तो 1 गलत है और ना ही 2 गलत हैं। ठीक है, तो आपके क्या दोनों बातें करेक्ट हैं। ये चीज़ आप जाके थोड़ा सा डाउट होता है, ये जाके आप जो मैंने अभ्यास पेपर कराया वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा डाउट में रहेंगे कि कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पर दे देगा ना तो 1 ना ही 2। तो क्या पूछा है उसमें, सही नहीं पूछा है। कौन सा से मतलब सही नहीं का मतलब क्या है, इनमें से कौन सा गलत है, कोई नहीं गलत है, दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्लियर करना था आपको, इस वजह से मैं तो आपको यहाँ पर समझाया। 38, नवपाषाण का युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसको देख लेते हैं 38 को। देखो इस काल में पूरा पाषाण काल के औजार थे, इसका प्रयोग और निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा आंसर, इसका डी किसका करेक्ट आंसर होगा, डी। अगला क्या 39 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। पूरा पाषाण युग के लोगों में पालने और पशुपालन की जानकारी थी। पूरा पाषाण काल के युग में लोगों को मछली पकड़ने की जानकारी नहीं थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल के जो नियमित कृषि है उसका उत्पादन शुरू हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा 39 का। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1, ओनली 1 इसका करेक्ट है। बाकी क्या है, पूरा पाषाण काल में लोगों में मत्स्य पालन महत्वपूर्ण हो गया था। क्या हमें जानकारी नहीं थी, ये गलत होगा, उनको ज्ञान हो गया था इसका। तो दूसरा यहाँ पे काट देंगे, कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, तो 2 काट, जहाँ पर 2 होगा वो काट देंगे। ठीक है, 2 काट देंगे। अब क्या बचा 1 और 3। 1 आप 3 भी क्या, 3 पूरा पाषाण निर्मित युग की कृषि उत्पादन शुरू हुआ, ये भी आपका गलत है। ये क्या है, नवपाषाण युग में शुरू हुआ था, ये भी आपका गलत है। तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए। 40 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया जिसे पुरातत्वविदों के विशाल स्नानागार कहा जाता है। इस टैंक में विशेषताओं को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं पूछा है। ठीक है, उसमें से कौन सा सही नहीं है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पानी भरने की जो सिंधु नदी से छोटी नहरें बनाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा, कथन बी और कथन सी कथन डी सही है, लेकिन कथन ए में क्या है, गलत है, क्योंकि पानी शायद एक कुएं से लाया गया था।
और उपयोग के बाद यहाँ पर क्या बाहर निकाला गया था, खास मौकों पर शायद महत्वपूर्ण लोगों में से सरोवर पर डुबकी लगाते थे। ठीक है, तो क्या होगा, बी सी डी आपका सही है, लेकिन ए आपका यहाँ पर क्या गलत होगा, तो सही नहीं है, पूछे कौन सा, ए आपका सही नहीं होगा, बाकी सब आपके यहाँ सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। कालीबंगन और लोथल में विस्तृत भंडार गिराए हैं। ठीक है, गिराए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे कुछ शहरों में अग्निवेदी थी। ठीक है, अग्निवेदी थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है 41 में? तो हमारा जो 41 में ना तो एक सही और ना ही दो, क्योंकि देखो कालीबंगन और लोथल जैसे शहर जो हमारे थे उसमें अग्नि जो वेदियाँ थी जहाँ बलि दी जाती थी। ठीक है, क्या है, अग्निवेदी थी, यहाँ पर क्या बलि दी जाती थी। अगला क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे स्तर विस्तृत गृह भंडार थे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दोनों बातें अगर गलत हो जाएंगी। 42 देखते हैं। है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है आपका किस नदी के तट पर स्थित है? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा आपका है ऑप्शन दिया है सिंधु, घग्गर, रावी या भोगवा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रावी। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं 43, हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही है? नगरों में शासकों की नगर विशेष भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई। नगरों में शास्त्री और शिल्पकार भी रहते थे। व्यापार शासकों और नगरों के में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो 43 में यहाँ बताना है क्या करेक्ट होगा। 43 में है सभी कथन यहाँ पर क्या करेक्ट हैं, तीनों बातें क्या हैं, करेक्ट हैं, तो हमारा ए इसका करेक्ट आंसर होगा 43 का। 44 देखते हैं। हड़प्पा नगरों में प्राप्त किए गए शिल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। सोने और चांदी के उपयोग आभूषण और बर्तन में बनाने में किया जाता था। दूसरा है औजार हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था। तीसरा है मोहरों को बनाने के लिए कांसे और तांबे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको यहाँ पर ये बताना है। राइट, कौन सा सही है बताना है। तो 44 में देखते हैं। यहाँ पर देखो केवल 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्या है, 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है, ए। दूसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि देख लेते हैं। देखो सोने चांदी का उपयोग आभूषण बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। हड़प्पा वासियों के जो पत्थर के मोहर बनाए ये आमतौर पर क्या एक आयताकार होते थे। आमतौर पर इन पर एक जानवर खुदा होता था। ठीक है, अगला क्या होगा, इसमें होगा कि औजार हथियार आभूषण बर्तन बनाने के लिए पत्थर, हड्डियाँ, तांबे इनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या केवल तांबे कांसे का नहीं, और भी यहाँ पर पत्थर का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कट जाएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 44 का 1 और 3 ए। अगला 45, उपनिषदों वैदिक उत्तर वैदिक पाठ के संदर्भ में आत्मन निम्नलिखित में आत्मन शब्द का अर्थ क्या है? 45 में आत्मन शब्द का उपयोग यहाँ पर क्या होगा, हमारा होगा इसका ब्रह्मांड में स्थायी और व्यक्तिगत आत्मा। ठीक है, जो आपका होगा सार्वभौम आत्मा, ये इसका गलत है, तो हमारा हो जाएगा, क्यों गलत है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। क्योंकि देखो ये जो उन्होंने आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्मा या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया, उनका मानना है कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका कहाँ पर है, सी में। ठीक है, 40 आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। प्राचीन काल में कताई और बुनाई के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती थी तो उसे जुर्माना देना होता था। ठीक है, उसके अंगूठे काटे जा सकते थे। राइट, उन्हें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है, 46 का कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, दोनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट बोला, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम साहित्य तमिल की आरंभिक कृतियों में ए से एक है। ठीक है, मदुरै शहर में कवियों की सभाएं संगम कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेट में सही है ये पूछा है 47 में। राइट, तो 47 में हमारे क्या दोनों बातें भी यहाँ पर भी करेक्ट हैं। संगम साहित्य में तमिल आरंभिक कृति में से एक है, मदुरै शहर में कवियों की सभाएं संगम कहलाती थी, दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। राज्यों और साम्राज्यों के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। एक साम्राज्य की तुलना से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है तथा उसके बड़े आकार के कारण बड़ी सेनाओं का द्वारा संरक्षित होने की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, एक साम्राज्य केवल सम्राट द्वारा शासित होता है जहां वह सीधे सभी भागों पर नियंत्रण रखता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का, इसमें देख लेते हैं। 48 का हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, मतलब ए यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, तो आपको हो जाएंगे ए। ठीक है, दोनों यहाँ पर सही नहीं है।
तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। साम्राज्यों में जो हमारी राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उन्हें बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें कर एकत्र करने वाले कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, फोर्टी एट का ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 48 ए, एक और दो दोनों, तो यहाँ पर एक और दो दोनों इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में महाजनपदों में कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताना है। प्राचीन भारत में फसलों प्रकार का उत्पादन 1/6 भाग निर्धारित किया गया था। शिल्पकारों पर भी श्रम का करों का भुगतान करना था। ठीक है, खरीदे व बेचे जाने वाले सामानों पर भी कर चुकाना पड़ता था। तो तीनों स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो 49 में देखते हैं। देखो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट क्या करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों बातें सही बोल रही है। देखो शिल्पकार भी थे, उन पर भी कर लगता था। ठीक है, चरवाह थे जो यहाँ पर लगा रहे थे, उन पर भी यहाँ पर कर लगता था। फसलों को जो सब फसल करते थे उनको भी यहाँ पर क्या है, कर लगता था। तो व्यापार जो खरीदे जाते थे उन पर भी कर लगाया जाता था। ठीक है, शिकारी थे उन पर भी कर लगाता था। तो इन पर सब पे क्या कर लगाते थे लोग। ठीक है, तो क्या है, तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट होंगी। 50 नंबर क्वेश्चन। अशोक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके द्वारा दादा बिंदुसार ने की थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये हुआ। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सेकंड यहाँ पर बिंदुसार पहला शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी अभिलेख जो आपका अभ्यास पेपर वहाँ बचा चुका हूँ। अशोक का धम्म भगवान महावीर की जो शिक्षाओं से प्रेरित था। इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। सभी गलत हैं। ठीक है, सभी क्या हैं, गलत हैं। देखो जो पहला यहाँ पर था इसमें अशोक संदेश जो दिया था बिंदुसार, ये अशोक ने दिया हुआ था। तो दो तो गलत मान लो, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो तीन तो गलत हो ही गए। ऑलरेडी मुझे एक और गलत मारना था, कौन सा, जहाँ पर दो होगा वहाँ सभी हैं। ठीक है, अशोक धम्म भगवान महावीर से शिक्षा से प्रेरित था, तो तीन गलत है, जहाँ तीन है वहाँ सभी होंगे, तो तीनों यहाँ पर क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी गलत हैं यहाँ, राइट, डी। अगला देखते हैं 51। अशोक की शिक्षाओं इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसमें अशोक के धम्म ईश्वर की जो पूजा थी उस पर यज्ञ करना शामिल नहीं था, बल्कि उसमें वैदिक जीवन की समस्याएं शामिल थीं। अशोक ने धम्म महामत नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्होंने धर्म के बारे में विचारों को सीरिया तथा मिस्र और ग्रीस जैसे अन्य देशों में फैलाया। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका गलत है पूछा है, कौन सा गलत है, तो 51 में देख लेते हैं कौन सा गलत है। ओनली दो गलत है यहाँ पर। ठीक है, ओनली क्या है, दो गलत है। पहला बात यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अशोक में धर्म की किसी जो देवता है उनकी पूजा या यज्ञ करना शामिल इसमें नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता उस तरह यहाँ पर कर्तव्य कि वो अपनी प्रजा को निर्देश देगा। कई परेशानियाँ थी जो अपना वो पूरा कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 51 का आपका दो होगा, एक यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 52 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए जो विकल्प है उसमें देखना, मौर्य साम्राज्य के समय तटीय शहर की पहचान करना है। मौर्य साम्राज्य के समय तटीय जो थे साम्राज्य उसकी पहचान करना है। जौगुड़ा, ब्रह्मपुरी, सोपारा या येरागुडी, जिसमें क्या है इनकी पहचान करनी है। देखो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 जौगुड़ा और आपका सोपारा। ब्रह्मपुरी आपका येरागुडी, ये है क्या, मौर्य साम्राज्य से तटीय शहर की पहचान, ये तटीय शहर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, एक बार बता देते हैं। सोपारा एक प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, यह शहर बोल सकते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो आपका प्राचीन अपरांटा की राजधानी थी। प्राचीन काल में ये मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचीन या अरब सागर के पूर्वी अफ्रीका में साथ व्यापार के लिए भारत पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, जौगड़ा क्या था, प्राचीन ओडिशा का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय शहर था। ठीक है, और अगला देखते हैं, ये स्थान एक महान ऐतिहासिक जो महत्व था जिसका, क्योंकि ये मौर्य अशोक जो यहाँ पे इसके शिलालेख थे उसमें यहाँ पर स्थित था। जौगुड़ा जो आपका रस्सी कुल्या घाटी सभ्यता से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जो आपकी संपूर्ण ऐतिहासिक विरासत थी उसके प्रतीक रूप में पर खड़ा हो सकता था। ठीक है, तो 52 का हमारा क्या होगा, 52 का आपका 1 और 3 होगा, यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट होगा। 1 3 आपका डी में है, 52 डी। अगला तो 53 नंबर। मगध साम्राज्य बुल कैपिटल की बुल राजधानी निम्नलिखित में किस शहर में मौजूद थी।
ठीक है। तो ये किस शहर में मौजूद थी? ये आपकी रामपुरवा में मौजूद थी, राइट। रामपुरवा आपका जो बैल बारीक पॉलिश की गई थी पत्थर, उसकी मूर्ति जो बिहार के रामपुरवा में पाए गए थे, मौर्य स्तंभ जो था। अगला देखते हैं 54। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसे आर्यभट्टियम के नाम से जाना जाता था। उपरोक्त कथन में से संदर्भ में कौन सा कथन है, इसमें विचार करना है। उन्होंने दिन और रात होने के कारण घूर्णन बताया, ठीक है। और उन्होंने ग्रहण की जो यहाँ पर वैज्ञानिक व्याख्या थी वो भी विकसित की, ठीक है। तो और तीसरा क्या है, उन्होंने एक वृत्त की परिधि की गणना करते हुए सूत्र दिया। तो यहाँ पर देखना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो 1 2 3 तीनों बातें क्या हैं आपकी सही हैं, ठीक है। तीनों बातें सही बता रहे हैं तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, पुराणों के बारे में निम्नलिखित कथन में से विचार करना। इसमें संसार की रचना का लेखा जोखा है, ठीक है, ए नंबर। दूसरा क्या है, वे प्राकृत में लिखे गए थे, उन्हें महिलाएं सुन सकती थी। उसमें से कौन सा यहाँ पर सही है ये बताना है 55 नंबर में, ठीक है। तो 55 में हमारा क्या है, 1 और 3 करेक्ट है। पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। 1 और 3 यहाँ पर सही था, 1 और 3 सही था, 1 और 3 सही था, 2 गलत था, राइट। पाषाण का जो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुराना, ठीक है। अगला देखते हैं 56 क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर बारे में यहाँ पर विचार करना है। महादंड नायक प्रमुख या मुख्य न्याय अधिकारी थे, प्रथम कोलिका गांव के मुखिया होते थे, ठीक है। तो ये बताने 56 में कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर केवल एक इसमें करेक्ट होगा, जो महादंड नायक प्रमुख मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। जो प्रथम कोलिका गांव के मुखिया थे ये गलत है। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रशासनिक पद जैसे वंशानुगत हो गए थे आप, राइट। इसका अर्थ है कि जब पदों पर जो पुत्रों के स्थान ले लिया है ना, तो वंशानुगत मतलब उसी घर में आपने वंशानुगत चलता रहता है। उदाहरण के लिए आपका कवि हरिसेन अपने पिता की तरह एक महादंड नायक या मुख्य न्यायिक अधिकारी था, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुरुषों में से प्रशासन में शायद ये कहना में नगर श्रेष्ठी या फिर श्रेष्ठ के शहर के जो मुख्य बैंकर हैं या व्यापारी हैं या सार्थवान, उसमें व्यापारी का कारवान या नेता या कुलीग यहाँ पर जो होते थे उसमें मुख्य शिल्पकार या कायस्थों से जो हमारे शास्त्री थे उसमें यहाँ पर ये शामिल होते थे, ठीक है। कुलीग का गाँव का मुखिया था, ये गलत है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। गुप्तों द्वारा जीते गए निम्नलिखित स्थान पर विचार किया। गुप्तों द्वारा जीते गए निम्नलिखित विचार किया, क्या जीता गया था, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा या उज्जैन। तो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पहले क्या आपका कन्नौज, फिर पाटलिपुत्रा, फिर आपका नालंदा, फिर आपका उज्जैन, ठीक है। इस टाइप से जीते गए थे। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत सुमेलित है। सामंथा सैन्य नेता, नगरम राजस्व संग्रहकर्ता, ठीक है। और देखो आपको जो गलत है मैं ये बता देता हूँ, नगर राजस्व संग्रहकर्ता ये गलत है। सामंथा सैन्य नेता ये सही था, तो आपका यहाँ से बी गलत हो जाएगा, बी हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 क्वेश्चन है, प्राचीन काल के दक्षिण भारतीय राज्यों में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूवेंद्र एक तेलुगु शब्द का जिसका अर्थ है तीन सैनिक परिवार चोलों, चालुक्य और पल्लवों के प्रमुख उपयोगों का किया था। कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे उपजाऊ नदी घाटियाँ थी। मदुरै चोलों की राजधानी थी। तो उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन ये, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको देखते हैं। देखो कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में उपजाऊ नदी घाटियाँ थी, ये बात क्या है, गलत है। देखो उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक लंबी तटरेखा, जो पहाड़ियाँ पठारों पर नदी के घाट यहाँ चिन्हित थे, ठीक है। नदी घाटियों में कावेरी की घाटियाँ सर्वाधिक उपजाऊ थीं, ठीक है। अगला क्या होगा स्टेटमेंट, अगला यहाँ पर बोल रहा है संगम की कविता में मूवेंद्र का उल्लेख है। इस कविता में तमिल शब्द का अर्थ, जिसका अर्थ होता है 3 प्रमुख शासक के परिवारों का उल्लेख किया जाना, ठीक है। जिसमें चेर चोल पांडे लगभग 2300 साल तक दक्षिण भारत में क्या शक्तिशाली होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 बात यहाँ पर क्या गलत होगी, ठीक है। तो 2 गलत होगी तो हमारा क्या होगा, 1 और 3 ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 60वां नंबर 60, सातवाहन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित को विचार करना है। सातवाहन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और यहाँ देखो सातवां जो टॉपिक है आपका, जो आर एस शर्मा बुक है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है वहाँ पे इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण शासक गौतमपुत्र थी, सतकर्णी था। सातवाहन शासकों में दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में यहाँ पर इसे जाना जाता था। तो क्या है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लगभग 2100 वर्ष पहले सातवाहनों के रूप में यहाँ पर जाने जाने वाला वंश पश्चिमी भारत में शक्तिशाली हो गया। सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ठीक है। उसके बारे में हमें उनकी माता गौतमी जो आपके बालाश्री रचित एक शिलालेख से पता चलता था, ठीक है। उन्हें और उनके जो अन्य सातवाहन जो शासक थे
उसके दक्षिण पथ में स्वामी के रूप में यहाँ पे जाना जाता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर ले जाने वाला मार्ग, ठीक है। जिसे पूरे दक्षिण क्षेत्र में इसे एक के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। इस्तेमाल के लिए किया जाता था, उसने अपनी सेना को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तट पर यहाँ पर इसे भेजा था। तो क्या होगा, हमारा दोनों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों बात करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 60 नंबर क्वेश्चन को देख चुका हूँ। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में रेशम उत्पादन संदर्भ निम्नलिखित विचार करना है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7,000 वर्ष पहले हुआ। दूसरा क्या, रेशम मार्ग नियंत्रित करने वाले शासक सबसे पहले कुषाण थे। तो बताना इसमें कौन सा आंसर आपका गलत उत्तर है, गलत उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो 61 में देखते हैं। देखो ना तो एक ना ही दो, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों बातें क्या हैं, करेक्ट हैं, राइट। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 क्वेश्चन है, भक्ति के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना। भक्ति का अर्थ केवल पुरुष देवताओं की पूजा करना है, राइट। भक्ति केवल उच्च जाति के लोगों के लिए थी, निचली जाति के लोगों के महिलाओं के लिए इसकी अनुमति नहीं थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, विस्तृत यज्ञों का प्रदर्शन एक समान बात थी, ठीक है। तो बताना है कौन सा आपके बात सही है, इसको बताना है। यहाँ पे देखो तीन, इसमें बोला है कूट को उपयोग गलत उत्तर चुनना है, गलत उत्तर चुनना है। देखो भक्ति की शुरुआत वह समय था जब कुछ देवताओं की पूजा, जो बाद में हिंदू धर्म की एक केंद्रीय जो विशेषता थी वो बन गया था, इसका महत्व बढ़ गया था। इन देवताओं में शिव, विष्णु और जो दुर्गा जैसी देवियां पर शामिल थी, ठीक है। केवल पुरुष देव कर, देखो ऐसा कुछ नहीं था। देखो तीनों बातें यहाँ पर क्या गलत हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 का डी, ऊपर के सभी, ठीक है। कौन गलत, ऊपर के सभी गलत हैं। अगला देखते हैं 63 नंबर। केरल के ईसाइयों के संबंध में निम्नलिखित विचार करना है। उन्हें सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता था। वे दुनिया के पहले सबसे पुराने ईसाई समुदाय में से एक हैं। तो यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है इसको बताना है। देखो दोनों सही नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 64 देखते हैं। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए उसमें वराह के रूप में धारण किया जाता था। किसे, वह किसे कहा गया है, विष्णु, ब्रह्मा, शिव या कृष्णा। तो हमारा 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, विष्णु, ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 है, वे लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत आए और नालंदा में अध्ययन करते हुए समय बिताया। वह भूमि मार्ग से वापस चीन गया और अपने साथ पांडुलिपियों के साथ सोने, चांदी, चंदन के बनी हुई बुद्ध मूर्ति ले गया। उन्होंने अपना शेष जीवन 19 संस्कृत चीनी अनुवाद करने में बिताया। यह चीनी यात्री कौन था, ठीक है। तो चीनी यात्री कौन था, ये आपका था जुआनजेंग, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा, जुआनजेंग, सी। अगला देखते हैं 66 नंबर। प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित को विचार करना है। यह एक शिलालेख था जिसका अर्थ था कि प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा में। सेकंड, वे बहुत लंबे वाक्यों से बने थे, सेकंड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर है। यहाँ पर दोनों बातें क्या है, दोनों बातें सही बोल रहा है, ठीक है। तो 66 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों बातें करेक्ट है, ऊपर देखेंगे तो ए वहाँ पर लिखा होगा, दिखा रहे हूँ। 66 का ए करेक्ट है, दोनों बात राइट, ये लिखा हुआ है, ए कर दो दोनों। 67 देखते हैं। समुद्रगुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसकी प्रशस्ति प्रयागराज के अशोक स्तंभ में अंकित है, पहला। दूसरा क्या है, महाराज अधिराज की उपाधि का उपयोग करने वाला वह पहला गुप्त शासक था। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, 67 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे शिलालेख से जानते हैं, जो वास्तव में संस्कृत से एक कविता है जिसकी रचना लगभग 1700 साल पहले उसके दरबारी कवि हर्षियन ने की थी, ठीक है। यह प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर अंकित है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की जो भव्य उपाधि थी धारण की थी, तथा उपाधि इसका समुद्रगुप्त भी प्रयोग करते थे, ठीक है। तो हमारा क्या है, तो हमारा ओनली यहाँ पर क्या होगा, 67 का एक करेक्ट होगा, दो यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं 68। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म दुनिया के अंतिम विनाश अवधारणा से विश्वास नहीं करता था। तो ये कौन नहीं करता था, 68 का हमारा हो जाएगा जैन धर्म, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 68 का जैन धर्म, यदि देख लेता हूँ, जैन धर्म जैन परिषद में पहली परिषद दूसरी परिषद में हुआ था। कौन सा धर्म दुनिया के अंतिम विनाश के अवधारणा को विस्तृत नहीं करता था। देखो इसका आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्ध धर्म को लिखते हुए 68।
करेक्ट आंसर इसका जैन धर्म ही होगा। ठीक है, ए डी इसका जैन धर्म होगा। वो इसमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा गलत दे दिया है, तो स्टेटमेंट ए लिख दिया वहाँ पर जैन धर्म है, बट है जैन धर्म इसका डी। ठीक है, अगला देखते हैं 69। गौतम बुद्ध थे कौन? गौतम बुद्ध जो थे ये कौन थे? राइट, ये थे आपका क्षत्रिय, बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्षत्रिय थे ये। अगला क्या? 70 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में अगला वीडियो ला दूंगा क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। राइट, अच्छे क्वेश्चन है, तो सेकंड वीडियो में भी ला दूंगा इसका 75 नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अगला। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव द्वारा उगाई गई कुछ फसलें थी? कौन सी थी? ये आपकी थी गेहूँ और जौ। ठीक है, डी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, बिहार में कितने महाजनपद स्थित थे? बिहार में कितने महाजनपद स्थित थे? बिहार में ओनली 3 थे। ए मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, 3 महाजनपद थे बिहार में। अगला क्या होगा? 72 नंबर, जैन के रूप में किसे जाना जाता था? जैन थे, उनके रूप में यहाँ पर किसे जानते थे? तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का महावीर के अनुयायी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 और 74 75 3 क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, 73 क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के 24 तीर्थकों में से प्रथम कौन थे? प्रथम कौन थे यहाँ पर 73 में? तो प्रथम यहाँ पर थे वृषभनाथ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? 74 में हमारा आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो तीनों थे, क्या हो गया हमारा 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी मतलब 1 2 3 तीनों। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से थे? तो कौन सा था? ये आपका था कुषाण, है ना, कुषाण इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे कितना इस पेज में टोटल आपका कितना है? 84 क्वेश्चन, 85। तो 85 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, 75 हो गए, 10 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है 76, उपमहाद्वीप का दौरा करने वाले जो विदेशी यात्रियों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, फौजियान, जुआनजेंग, आई किंग, तो इनमें से बताना है कौन विदेशी यात्री जो था उनके अपने काल के अनुसार सबसे पहले आया था, कौन बाद में आया, तो ये बताना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 ए आपका बिल्कुल सीरियल से जुड़ा हुआ है, सीरियल से। इनमें सबसे पहले क्या है? चीनी बौद्ध यात्री जो चियान था वो आया था लगभग 1600 साल पहले। ठीक है, उपमहाद्वीप में आए थे। जुआनजेंग जो लगभग 1400 साल पहले आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या था? जो यहाँ पर आई किंग थे जो जुआनजेंग, वो 50 साल बाद आए थे उसके। ठीक है, वे बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को भ्रमण भी करने आते हैं। राइट, अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। बाण भट्ट किसके दरबार कवि थे? ठीक है, बाण भट्ट ए हर्षवर्धन के। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित दी गई जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनना है। शासक वंश, राजधानी दी है, चोल, तंजावुर, चालुक्य, ऐहोल, पल्लव, कांचीपुरम। तो यहाँ पर कौन सा मैच करता है इसको बताना है। यहाँ पर डी इसका करेक्ट होगा, चोल, तंजावुर, चालुक्य, ऐहोल और पल्लव, कांचीपुरम तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को। 79 क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर दिखाया गया है? हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनमें से कौन सा जानवर दिखाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर, ए। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? शेर, बी। ठीक है, 79 का आपका बी हो गया। अगला क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। 81 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद आपका जो ऋग वेद है, ए। ठीक है, 4 वेदों में सबसे पुराना क्या और हिंदू जो परंपरा है उसमें सबसे पुराना ग्रंथ ये से एक है। ये देवताओं की स्तुति और भजनों का भी एक बड़ा संग्रह माना है। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नगर मथुरा। ठीक है, जो प्रसिद्ध नगर आपका मथुरा है, किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट है, किस प्राचीन जो राजधानी थी? एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा 82 है, इसका 82 का आंसर होगा आपका सूरसेना, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 82 का आपका ए। राइट, अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, जो पल्लव वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो इसमें देखते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा सिम्हाविष्णु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रख लीजिए कौन कौन से संस्थापक हैं। अगला है 84, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रमों में से सही चरण है? कौन सा जो आश्रम में सही चरण कौन सा है? सही मतलब जो यहाँ पर जो दे रखा है आपको, ऑर्डर दे रखे हैं सब ऊपर से नीचे, कौन सा सही है उसमें से? ठीक है, तो इसको देखते हैं 84 नंबर को। यहाँ पर देखो सी का करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य,
और आपका गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्या 85 जो लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे 70 65 वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे? मगध के शक्तिशाली शासक यहाँ पर थे वो थे आपके 85 नंबर क्वेश्चन में बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के दो बहुत शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु जिन्होंने अन्य जनपदों को भी जीतने के लिए हर संभव यहाँ पर इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो गए। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, ठीक है। तो बाकी और जो मैं यहाँ पर अभ्यास पेपर लाता हूँ वो भी आप देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा वहाँ से भी आपको, ठीक है। जीएस में आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर इतना प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहेंगे तो, ठीक है। डेली 2-3 मैं वीडियो डाल देता हूँ, एक आपका अभ्यास डाल देता हूँ, दूसरा आपका ये पेपर डाल देता हूँ पूरा 80 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन का। तो वो काफ़ी प्रैक्टिस करते रहिए, 200 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, हर सब्जेक्ट की, राइट। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।